सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कि डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और इन्होंने बताया कि जब सबसे छोटा कण तोड़ते हैं तो सबसे छोटा वाला कण क्या होता है, आपका परमाणु होता है। यानी कि जब हमने सबसे छोटा वाला तोड़ा तो मान लिया यह क्या है, आपका एटम, परमाणु है। क्या है, आपका परमाणु है। और हर तत्व में उसका मॉस यानी कि द्रव्यमान एंड और भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इससे हमें तीन चीज़ों का पता चला, इलेक्ट्रॉन का पता चला, प्रोटॉन का पता चला और न्यूट्रॉन का पता चला। कल हम सब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। विलियम क्रुक्स ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और जे थॉमसन ने उस पर स्टडी की थी। स्टडी करने से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज का पता लगाया। क्या पता लगाया था कि एक 60 सेंटीमीटर की क्या ली थी हमने, एक नली ली थी। कैसी नली थी, कांच की बेलनाकार नली थी। 60 सेंटीमीटर की कांच की बेलनाकार नली थी जिसमें हमने ऊपर वैक्यूम ट्यूब लगाई थी। यहाँ पर क्या लगा था, वैक्यूम ट्यूब लगाया था, जिससे हम जो इसके अंदर एयर भरी हुई थी उसको क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। और इसमें दो मेटल यहाँ पर लगे थे यानी कि धातु लगे थे, जिसे हमने बैटरी यानी कि एनर्जी से क्या किया था, जोड़ दिया था। यहाँ पर एक की लगाई थी और यहाँ पर एक हमने एमीटर लगाया था। एमीटर का कार्य केवल इतना था कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, बस एमीटर का हमें इतना कार्य करना था। और जब हमने इसमें लगभग 10,000 वोल्ट तक विद्युत धारा या इससे भी ज़्यादा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी तो कोई हलचल ही नहीं उत्पन्न हो रही थी, ना ये मीटर हमारा कुछ बता रहा था। और इसमें बहुत छोटे छोटे से क्या थे, अणु थे। इस मतलब कि हमने 10⁻⁻2 सबसे पहले हमने एक एटीएम वायुमंडलीय दाब पर हमने इसके अंदर प्रेशर रखा था, तो कोई हलचल नहीं हुई थी। फिर हमने क्या किया था, जब वैक्यूम प्रेशर से हमने एयर को बाहर निकाला तो कितना किया था, 10⁻⁻2 तक। तो हाँ, कुछ हमें ऐसा लगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक सीधी सी बीम, एक सीधी सी रेखा हमको प्राप्त हुई। ये इस टाइप से एक हमको रेखा इधर से इधर जाती हुई प्राप्त हुई। तो लगा कि हाँ, इसमें कोई विद्युत धारा चल रही है। फिर इन्होंने क्या किया, और खींचा और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना किया, 10⁻⁻4 किया, तो एकदम से गायब। यानी कि आपकी जो लाइट थी यह बिल्कुल ख़त्म। लाइट तो इसमें बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, लेकिन दिख क्या रहा था, ये आपका जो एमीटर है इसमें हमको यह पता चल रहा था कि लाइट है, यह हिल डुल रहा था। इस टाइप से बता रहा था कि इसमें लाइट फ्लो हो रही थी। और इस साइड हरे रंग की दीप्त यानी कि हरे रंग का प्रकाश इधर उत्पन्न हो रहा था और आपकी जो किरण जा रही थी, रेखाएं जो वो इस तरफ से इस तरफ, इस साइड से इस साइड जा रही थी, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और आज हम पढ़ेंगे आप सभी प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। चलो, प्रोटॉन की खोज तथा कैनोल किरणें या धन किरणें। कैनोल किरणों को ही हम लोग सभी धन किरणें भी कहते हैं। तो हम सभी पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। जैसे ही जे थॉमसन ने या फिर विलियम क्रुक्स ने एक विसर्जन नलिका ली थी। क्या ली थी, कांच की बेलनाकार एक क्या ली थी, विसर्जन नलिका ले ली थी, जो कितनी थी, 60 सेंटीमीटर की। यह कितनी थी, लगभग इतनी बड़ी 60 सेंटीमीटर वो इतनी बड़ी क्या ली थी, विसर्जन नलिका ली थी। 60 सेंटीमीटर की यह विसर्जन नलिका होती है। इन्होंने क्या किया था, उसमें दोनों साइड क्या लगा दिए थे, मेटल लगा दिए थे। हम क्या करेंगे, इसमें केवल एक साइड क्या लगाएंगे, धातु लगाएंगे। एक साइड क्या लगाएंगे, धातु लगाएंगे। और बीच में हम इसमें कैथोड की जाली लगा देंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, कैथोड की जाली। वो जाली आपकी कैसी होगी, छिद्र युक्त होगी। जो यह कैथोड की जाली है, यह जाली आपकी कैसी होगी, छिद्र युक्त। कैथोड की कैसी है, या छिद्र युक्त है।
इसमें क्या लगा देंगे, वैक्यूम पंप लगा देंगे, जैसे उसमें भी लगाया था कि अंदर की वायु को बाहर निकालने के लिए, उसी तरह इसमें भी हम क्या लगा देंगे, वैक्यूम पंप लगा देंगे। और जो यहाँ पर ये मेटल लगी होगी, यह आपकी होगी एनोड। यहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा आपका। और इसमें एक हम क्या लगा देंगे, बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। और इसके अंदर हम सभी 10,000 से लगभग 20,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कितनी प्रवाहित करेंगे, लगभग 10,000 वोल्ट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जो यह प्रयोग हुआ था प्रोटॉन की खोज का, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रयोग द्वारा देखा कि विसर्जन नली में हमने क्या लगाया कि छिद्र युक्त क्या है, जाली है, और इसमें बहुत कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करी। यानी कि विद्युत धारा का टेम्परेचर तो हमने 10,000 वोल्ट माना था, लेकिन जो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी थी वह कम दाब पर, यानी कि -10⁻², पर हमने क्या करी थी, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी थी। जब हमने इसमें बहुत कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करी थी तो देखा था कि जो यहाँ किरणें हैं इसके पार बाहर निकल जाती हैं और यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या हुए होंगे, छेद हुए होंगे। यानी और अगर हम इस कैथोड को ना लगाएं, तो जाहिर सी बात है इसमें चमक उत्पन्न नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि किरणें कैथोड के छिद्रों में से गुजर जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किरणें कैथोड के छिद्रों से गुजर जाती हैं। जब कैथोड के छिद्रों से किरणें गुजर जाएंगी उसे हम सभी कहेंगे कैनाल किरणें। कैनाल किरणें बता दिया हमने क्या होता है। जब कैथोड किरणें, जब ये जहां से जो किरण गुजरेगी यह इस कैथोड की जाली से बाहर गुजर जाएगी, जब बाहर गुजर जाएगी तो उसे कहेंगे कैनाल किरणें। इस टाइप से गुजरेंगी। इस टाइप से क्या होगा, आपकी किरणें कैथोड छिद्र को पार करके क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा, वह होगा कि जो कैथोड की किरण है या भी तो इसके विपरीत दिशा में कार्य कर रही होंगी। यह कहाँ जा रही होंगी, इधर जा रही होंगी। तो जाहिर सी बात है यह एक दूसरे से क्या कर रही होंगी, टकराई जरूर, जिससे ये गैसीय परमाणु अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं और उन पर समकक्ष धन आवेश आ जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाता है। जब इस पर धन आवेश आ जाएगा और यह बाहर निकल जाएंगी तो उसे हम धन किरणें। फिर से समझिए, ये विसर्जन नलिका हमने ली, 60 सेंटीमीटर की विसर्जन नलिका थी। इसमें हमने यहाँ पर एनोड लगा दिया और यहाँ पर कैथोड की जाली लगा दी। जो कैथोड की जाली हमने लगाई वह कैसी थी, छिद्रयुक्त थी। और इसमें ये बैटरी लगा दी और इसके अंदर 10,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित, 10,000, 18,000, 20,000, यानी कि 10,000 से 20,000 तक ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई। वैक्यूम पंप से वायु दाब को क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया। बहुत कम वायु दाब पर, यानी कि 10⁻² वायु दाब पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसके रेस इधर जा रही थी और कैथोड किरणों की रेस, ये दोनों आपस में टकरा रही थी। जब टकरा रही थी तो उसे कहा गया कैनोल किरणें। जब उसे हमने कैनोल किरणें कहा तो यह छिद्रयुक्त जाली से क्या हो रही थी, बाहर निकल जा रही। जब यह बाहर निकल जा रही थी तो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रदीप्त उत्पन्न हो रही थी। यानी कि वह कहलाया हमारा प्लस, यानी प्लस का मतलब धन किरणें। इस प्रकार गैसीय परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी कि इसके अंदर थोड़ी बहुत गैस हुई होगी, गैसीय परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य बनने वाले आयनित गैस कणों को धन किरणें कहते हैं। यानी जो इसके अंदर बना उसे क्या कहा हमने, धन किरणें कहा। जो विसर्जन में, अगर हम विसर्जन में H2 गैस, इसके अंदर क्या प्रवाहित करें हम, H2 गैस का प्रयोग किया जाता है। यदि इस विसर्जन नली में H2 गैस का प्रयोग किया जाता है
तो धन किरणों के कणों को, यानी कि जो इसके अंदर यहाँ कण उत्पन्न होंगे, इन किरणों को हम सभी क्या कहेंगे? प्रोटॉन। इन सभी किरणों को क्या कहेंगे हम? प्रोटॉन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, हिंदी में कहेंगे इसे धन किरणों के गुण, या कह सकते हैं कैनॉन किरणों के गुण। पहला पॉइंट है इसमें, ये किरणें एक सीधी रेखा में कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में चलती हैं। हमने आपको अभी बताया था कि ये विसर्जन नलिका हो गई हमारी, ये विसर्जन नलिका हो गई, यहाँ पे एनोड लगा था, ये आपकी बैटरी हो गई, और यहाँ पे हमने कैथोड छिद्र लगाया था इस टाइप से, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ये किरणें एक सीधी रेखा में, मतलब कि यह इस टाइप से जा रही थी, सीधी रेखा में जा रही थी, लेकिन कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में चलती हैं। जब ये इधर को जा रही थी तो कैथोड किरणें क्या कर रही थी? इधर से इधर आ रही थी, तो एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी कि धन किरणें आपकी इधर से इधर को ऐसे जा रही हो, और कैथोड किरणें क्या थी? उधर से इधर आ रही थी, एक दूसरे क्या था? विपरीत दिशा में यह चलती चली आ रही थी। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती। जब इसमें कभी चुंबकीय क्षेत्र आता था तो यह इस टाइप से ऐसे विक्षेपित हो जाती थी, इस टाइप से ऊपर नहीं जाती थी, ऋणायन की तरफ क्या हो रही थी? यह विक्षेपित हो जाती थी। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी कि यह जो किरणें जा रही थी, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही थी, उसी तरह से ये भी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये इन किरणों की गति कैथोड किरणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन किरणों की गति कैथोड किरणों की अपेक्षा बहुत कम होती। कैथोड किरणें बहुत तेजी से जा रही थी, जबकि धन किरणें क्या हो रही थी? बिल्कुल धीरे धीरे जा रही थी। विद्युत क्षेत्र में धन किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनके कणों पर धन आवेश होता है। हमने बताया जब यह बाहर निकल रही थी तो क्या हो रहा था? यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव, यानी कि धन किरणें थी। जब यह इससे टकरा रहा था तो क्या हो रहा था? इससे टकराने के बाद यह ऋण की तरफ मुड़ जाती है। धन किरणें धातु की पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती है, यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई पतली पन्नी लगा दें तो वह इसको पार करके बाहर निकल जाती है। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर, यानी कि ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने पर ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती। हमने पिछले वाले भी वीडियो में बताया था, जो हम लोग पहले वाला कैमरा होता था उसमें रील पड़ती थी, रील के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वह जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ी होती है। किसकी? किरणें इस जिंक सल्फाइड के ऊपर पड़ेंगी तो इसके ऊपर क्या होगा? प्रदीप्त उत्पन्न होगी। विशेषताएं में पहला नेक्स्ट हेडिंग प्रोटॉन की विशेषताएं। पहला पॉइंट है प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक का धनावेश होता है। पहला प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक का धनावेशित कण है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक परमाणु है, जो यहाँ पर +4G लगा, ये क्या है? हमारा प्रोटॉन है, और यहाँ इसका क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक का मतलब प्लस, धनावेशित कण है। दूसरा पॉइंट है प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, यानी कि ये आपका परमाणु है तो इसके नाभिक में क्या स्थित होगा? प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वह 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1 होता है, तो जाहिर सी बात ऐसा हुआ होगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा।